हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों देखिए, शुरू कर रहा हूँ एक और यहाँ पर टेस्ट सीरीज, जो कि हमारी इसका जो संबंध होगा वह होगा दोस्तों हिंदी से। इसमें आपको पूरा हिंदी का पूरा कोर्स दोस्तों कंप्लीट कराया जाएगा, जीरो से लेकर जहाँ तक हमारा हिंदी सिलेबस में पूछा जाता है यूकेएसएससी द्वारा, तो वो सभी कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। बाकी देखिए, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये वीडियो भी डेली अपलोड होती रहेगी। अगर देखिए, बात ये है कि हमारा अपना कुछ पर्सनल भी चलता है यूट्यूब पर। अगर आप लोगों का सहयोग नहीं रहता तो भाई मैं इसको पब्लिक नहीं करूँगा। अगर आप लोगों का कमेंट इसमें होगा कि हमें सीरीज चाहिए, तो दोस्तों ज़रूर आपको यह सीरीज मिलते रहेगी। तो बाकी साथ बनाए रखें। तो चलो शुरू करते हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं। बाकी जिसको पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस नई टेस्ट हिंदी की सीरीज को। देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं कि हिंदी की, तो वही मैंने कहा जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो जीरो से मतलब कि वही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वह कैसे हुई थी, आपको यही तो जानना है। सबको पता है कि जो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है, और जिसका जो हमारा अर्थ है वह है दोस्तों बोलना या कहना। जो हमारा भाष का जो अर्थ है वह दोस्तों है बोलना या कहना। भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। दोस्तों ये भाषा ही तो है जिसके द्वारा हम किसी को कुछ कह अपने विचार, मतलब किसी को कुछ कहना हो, किसी को कुछ समझाना हो, या किसी भी माध्यम से, तो वो हमारे क्या हमारे वो हमारी भाषा ही है। और शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। जो हम बोलते हैं उसके सार्थक समूह या संकेत को हम भाषा कहते हैं। और भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। और इस प्रकार वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें थी, लेकिन आपको ध्यान देना है कि भाष शब्द का जो हमारा अर्थात है दोस्तों, वो हमारा है बोलना या कहना। अब देखिए, एक हमारे पंडित कामता प्रसाद गुरु होते हैं, इनका हिंदी में हमें बहुत ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है। तो जब बात करते हैं कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकते हैं, और दूसरों के विचार आप स्वयं समझ सकते हैं। दोस्तों यही तो हमारी भाषा है कि भाई हम दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हैं और दूसरे की विचारों को हम समझना है। दूसरों की जो भाषा है उसे हम समझिए, हम उसको समझ ये रहे हैं कि भाई क्या कहना चाह रहा है ना। तो यही हमारी क्या है, हमारी भाषा है। अब देखिए भाषा के रूप, जब भाषा के रूप की हम बात करते हैं दोस्तों, तो भाषा के रूप की जब बात करेंगे तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के तीन रूप होते हैं। पहला हमारा मौखिक रूप, दूसरा हमारा लिखित, और तीसरा हमारा कौन सा, सांकेतिक। अब देखिए, जब बात करते हैं मौखिक की, तो मौखिक भाषा परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है। और देखिए मौखिक का मतलब तो मौखिक ही हो गया। अब आता है लिखित। लिखित का मतलब, अभी तक हम बात करते हैं मौखिक, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक। अब लिखित, लिखित तो ये चीज़ जो आप उसको देख रहे हैं। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लेख हो, पत्र हो, कहानी हो, जीवनी हो या आदि, ये सभी हमारे लिखित भाषा का ही एक उदाहरण है। अगला आता है जब से सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा दोस्तों, जिन संकेतों के द्वारा वो बच्चे जो गूंगे होते हैं और बहरे होते हैं, अपनी बातों को दूसरों को समझाना चाहते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम, जो भी लोग गूंगे होते हैं या बहरे होते हैं, वो चलो बहरा तो एक बार के लिए बोल लेगा, लेकिन गूंगा नहीं बोल सकता ना। लेकिन भाई तो सुनने की तो क्षमता होनी चाहिए। तो बात वही आती है। तो यहाँ पर दोस्तों सांकेतिक भाषा का हमारा प्रयोग होता है, और उस सांकेतिक भाषा को हम जान रहे हैं। और बात करते हैं, कुछ विद्वान भाषा के दो रूप मानते हैं। देखिए दोस्तों, सांकेतिक भाषा का तो महत्व नहीं होता, आपको पता ही है, क्योंकि हमेशा हमें भाषा के दो रूप पढ़ने होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है हमारा लिखित भाषा। हम जानेंगे इन्हीं को कि लिखित भाषा, देखिए लिखित भाषा की सबसे जो हमारी छोटी इकाई ध्वनि, एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है।
हम जान रहे हैं ना कि जो मौखिक भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि होती है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ मैंने पहले ही कहा। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण है, और जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण या अक्षर है। जबकि भाषा की, देखिए दोस्तों अंतर कितना है, देखिए आपसे पूछा जाएगा मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और भाषा की, सिर्फ भाषा की, इन दोनों भाषा की बात हो रही है, और इस भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है हमारी वो वर्ण या अक्षर है। वर्ण की जब बात करते हैं तो वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। और जो इसका हमारा क्रम है वो इस प्रकार है, देखिए ध्वनि होती है, फिर ध्वनि वर्ण या अक्षर हो गया, फिर एक वर्णों के मेल से हमारा शब्द बनता है, शब्दों के मेल से पद बनता है, पद के मेल से वाक्य, और वाक्य के मेल से जो बनता है दोस्तों वो होता है हमारा अवनति। इसको भी समझाऊंगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अवनति, क्योंकि एग्जाम में बनेगा प्रश्न यहाँ से, क्योंकि कुछ अलग प्रश्न है इस जो मैं आज आपको सीरीज कराने जा रहा हूँ ना, ये मकसद मेरा यही कि कुछ आपको अलग मिले। देखिए जब बात करते हैं हम शब्द, देखिए शब्द वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं, और इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई किसे कहते हैं, तो दोस्तों वह बोलते हैं हम किसको, शब्द को। जैसे कमल, नयन, चयन आदि ये हमारे दोस्तों शब्द हैं, और यही हमारी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। बात करते हैं जब पद की, देखिए तो पद पद सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, और यह और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, यह वाक्य चार शब्दों मोहन क्रिकेट खेलता है से बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द पद कहलाते हैं। तो ध्यान देना, तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वहाँ पर ये हमारे पद कहलाते हैं। और बात हो रही है कि वाक्य की, देखिए वाक्य क्या है, वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो कि निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। जैसे इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा, ये हमारा एक पूरा दोस्तों हमारा क्या है, एक वाक्य है। यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में लिख दिया जाए तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाएगा, क्योंकि ये एक निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। आपको ध्यान देना है, देखिए यह भी एक ना, जब मैं लिख रहा हूँ कि जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में जब लिखा जा रहा है तो यह वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहलाएगा। कहलाएगा तो सही, लेकिन शब्द समूह कहलाएगा, वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि भाई आपको एक वो सही अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। बात वही आती है अवनति पर। तो मैंने कहा दोस्तों अवनति देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या क्या होती है अवनति, एक अनुच्छेद मतलब क्या, एक पूरा पैराग्राफ कहा ना। देखिए पहले मैंने कहा जैसे कि ध्वनि होती है, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, फिर अवनति। तो यही जो अवनति है दोस्तों, यह अनुच्छेद पैराग्राफ में जितनी पंक्तियां होती हैं उन पंक्तियों के समूह को अवनति कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ में जितनी पंक्तियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वहाँ पर दे देगा आपको, पद बोलते हैं, शब्द बोलते हैं ना, या वाक्य बोलते हैं, या अवनति बोलते हैं। तो दोस्तों उसको एक अवनति बोलते हैं। पूरी पैराग्राफ की बात हो रही है ना, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात नहीं हो रही है, ये पूरे पैराग्राफ यहाँ से लेकर अपना पूरा जो लंबा चौड़ा पैराग्राफ होता है उसकी बात चल रही है। और हिंदी भाषा का जो प्रादुर्भाव है दोस्तों, देखिए प्रादुर्भाव शुद्ध लिखने को आता है हिंदी में तो ऐसे ही लिखते हैं। तो हिंदी भाषा का जो प्रादुर्भाव है दोस्तों 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारोपी भाषा परिवार की एक भाषा है। हिंदी जो है हमारी वह दोस्तों
भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। आप लोग वैसे भी इससे वाकिफ़ हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस चीज़ को बता चुका था। इस बार डिटेल से हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। जब बात करते हैं कि हिंदी हिंदी जो, हाँ, जब हिंदी जो शब्द है दोस्तों, जो हम हिंदी बोलते हैं, यह दोस्तों हमारा फारसी भाषा शब्द है। बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, मैंने भी आपसे पूछा है। और बात करते हैं कि हिंदी शब्द का जन्म दोस्तों संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है, और इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ईरानियों ने किया था। तो मिलेगा आपको देखने में कि सबसे पहले हिंदी शब्द का जो प्रयोग किया था वह किसने किया था, तो ईरान के निवासियों मतलब ईरानियों ने किया था। और हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति दोस्तों वह शॉर्ट्स यानी अपभ्रंश से मानी जाती है, और अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। ध्यान देना, देखिए अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि हिंदी की जननी संस्कृत को बोलते ना, लेकिन ध्यान से देखना बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आएंगी कि जो हिंदी की जो हमें जननी है तो संस्कृत को कहते हैं, ऐसा मानते हैं, लेकिन अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। जबकि संस्कृत भारत का सबसे प्राचीन भाषा है, और जिसे आर्य भाषा या आदि जननी कहते हैं। ठीक है, एक तो जननी होता है, एक होता है कौन सा, आदि जननी। वह दोस्तों हमारी क्या, संस्कृत, या इसको हम देव भाषा या उसको देववाणी कहते हैं। आपको यहाँ पर आर्य भाषा ना दिया हो, आदि जननी ना दिया हो, संस्कृत दोस्तों हम देव भाषा या देववाणी बोलते हैं। ध्यान दें कि अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। आपको ध्यान देना है, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, अ आ ई उ ए और उ, और इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता था। किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर, कौन सा, आई और औ भी विकसित हो गए, जो कि संयुक्त स्वर हैं। तो ध्यान देना आप लोग, देखिए ये हमारे क्या हैं, मूल स्वर हैं, ये सब मूल स्वर थे, और ये हमारे संयुक्त स्वर में आ जाते हैं। और अपभ्रंश में ड और ढ व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ है। दोस्तों देखिए, आपने हिंदी सबने पढ़ी है, बस पढ़ते जाइए, कुछ नया टॉपिक मिलता है, कुछ नया प्रश्न मिलता है, उसको नोट करते हुए जाइए। बाकी मैंने कहा बताएं ज़रूर कि क्या यह सीरीज़ कंटिन्यू आप लोगों को भी यहाँ पर पब्लिक मुझे कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये निर्णय आपके पास है। तो चलो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।